दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों के कारण बुरी तरह घिर गए हैं और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उन खबरों के अनुसार सत्यपाल मलिक के खिलाफ अब जो एक्शन होगा वो देश की सेना या एनआईए करेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार ने कैबिनेट में अब ये प्रस्ताव पास कर दिया है और अब वो कानून बन गया है। सेना को अधिकार दे दिए हैं और प्रधानमंत्री ने उसको दोहरा भी दिया है और उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी आतंकवादी या उसके मदद करने वालों के खिलाफ अब जो एक्शन होगा वो देश की सेना करेगी और सेना को उसके लिए फ्री हैंड दे दिया गया है। तो क्या सत्यपाल मलिक के खिलाफ अब हमारी सेना कोई कार्रवाई करने जा रही है? ये तो समय बताएगा, लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो भारत की अब ये नीति बन गई है, जो मोदी जी ने कहा है कि यह अब भारत की नीति है कि जो आतंकवादी हैं, जो उनके पनाहगार हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जो उनके मददगार हैं, उन सबको अब हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे और उस सब में अब देश की सेना को कार्रवाई की छुट्टी दे दी है। तो अब जिस तरह से सत्यपाल मलिक का बयान देखा जा रहा है, चाहे वो पुलवामा अटैक को लेकर हो, पुलवामा के अटैक के बाद भी सत्यपाल मलिक वो ये कहते रहे कई जगह मीडिया में कि इसके पीछे तो ये सरकार है और वो मोदी का नाम लेते रहे। यानी अभी तक उन्होंने कभी मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब मीडिया में जब से सीधा सीधा उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया है पहलगांव हमले के बाद, तो सत्यपाल मलिक घिर गए हैं। देखिए, सवाल उठाती है नेहा सिंह राठौर। ये पाकिस्तान में इनको कोर्ट किया गया, पाकिस्तान की सेना ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये जो बयानबाजी है भारत के कुछ लोगों की, उसको कोर्ट किया और कहा देखो भारत के लोग ये पहलगांव हमले पर भारत की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का हाथ कहां है। नेहा सिंह राठौर के उस बयान को कोर्ट किया गया जिसमें वो कह रही थी कि मोदी जी की 19 तारीख की जो यात्रा थी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने रद्द कर दी। इसका फायदा किसको है? तो फायदा जिसको है वो दोषी है। इशारा मोदी की तरफ था। ठीक इसी तरह राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनके बयान को कोर्ट किया गया और उसने भी यही कहा कि कभी गांव में अगर कोई मर्डर होता है तो किसका उसमें फायदा है, उसको पुलिस पकड़ती है। तो इस पहलगांव हमले से फायदा किसको है? यानी उसका भी निशाना मोदी की तरफ ही था। इसी तरह सत्यपाल मलिक वो एक कदम और आगे गए और उन्होंने इस बार मोदी का नाम ले दिया। अभी तक पुलवामा पर हमेशा वो अटैक करते रहे। पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने कई बार बयानबाजी की है जिससे भारत की स्थिति असहज हुई है और वो सीधा मोदी को टारगेट करते रहे, अमित शाह को टारगेट करते रहे और ये कहते रहे कि पुलवामा अटैक जो हुआ है वो सरकार की भूल के कारण हुआ है, चूक के कारण हुआ है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस समय भी असहज स्थिति हुई थी, लेकिन इस समय जब पूरे देश का ध्यान इस बात पर है कि जो पहलगांव में हमारे हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए सेना को जो खुली छुट्टी दी गई और उसके बाद जो ऑपरेशन हुए, सब जान रहे हैं कि उसके पीछे पाकिस्तान है। एनआईए जांच कर रही है, लेकिन सत्यपाल मलिक अचानक द वायर जो एक देश विरोधी एजेंडे को चलाने के लिए माना जाता है, कुख्यात है, उसमें करण थापर के साथ इंटरव्यू करते हैं और जस्ट आप देख लीजिए उस दिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर होने सा उसके एक दिन पहले वो बयानबाजी करते हैं और वो कहते हैं कि पहलगांव जो हमला है वहां कोई सुरक्षा नहीं थी, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी और वो ये भी ब्लेम करते हैं कि मोदी की जम्मू कश्मीर की जो यात्रा थी वो तय थी और उन्होंने अपनी यात्रा वो कैंसिल कर दी, तो उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट थी कि आतंकी घटना हो सकती है। तो सत्यपाल मलिक मोदी पर ब्लेम करते हैं कि जब उन्होंने कोई इंटेलिजेंस इनपुट थी तो उन्होंने आम नागरिकों को क्यों जाने दिया। अब ये सवाल जब उनसे करण थापर करता है कि आपको ये जानकारी कहां से मिली, कहते हैं मैंने एक अखबार में पढ़ी। यानी किसी अखबार में कोई खबर छपेगी और वो पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देगा अखबार, फिर उस अखबार की कटिंग पर न्यूज चैनल में न्यूज बनेगी, द वायर उसका इंटरव्यू करेगा और फिर ये जो नेता हैं इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नेहा सिंह राठौर, राकेश टिकैत, सत्यपाल मलिक या चाहे कांग्रेस के नेता, ये किसी एक अखबार में छपी हुई खबर के आधार पर ये पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, आतंकवादियों को क्लीन चिट देंगे। और दोषी किसको बता रहे हैं? देश के सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त मैं अगर किसी को समझता हूं, नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज तक ना अपना परिवार, ना खानदान,
किसी को 1 रुपए का लाभ नहीं पहुंचाया, जिनका जीवन राष्ट्र के लिए होम है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहली बार आया है और ये ब्लेम कर रहे हैं मूर्ख लोग उस प्रधानमंत्री को कि वो चुनाव जीतने के लिए ऐसी घटना करा सकता है। कितनी नीच हरकत है ये, कितना नीच बयान है ये कि सोचिए एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से शक के दायरे में लाना। जो टूल किट बनी है वो पाकिस्तान में बनी है कि अमेरिका में ये जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन अब ये इतना तय हो गया है कि मोदी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब ये हमारी रणनीति है और इस नीति में आतंकवादियों को मदद करने वाले, आतंकवादियों को पालने पोसने वाले, उनकी मदद करने वाले सबके खिलाफ एक जैसा एक्शन होगा। हम उनको सबको ये मानेंगे कि वो हमारे देश के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान की सरकार क्यों ना हो। और अब उसके लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। तो सवाल यह उठ रहा है कि सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद पूरे देश में जब लोग सोशल मीडिया पर सत्यपाल मलिक को गद्दार कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि यह व्यक्ति गद्दार है क्योंकि इसने जो बयान दिया है, सीधा सीधा इसके बयान को पाकिस्तान में कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान की संसद में वहां की जो सांसद है शाजिया मर्री, वो उसको कोट करती है और कहती है देखो जी ये राज्यपाल हैं और ये बयान दे रहे हैं जो वहां जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रह चुके हैं कि वहां सुरक्षा नहीं थी। और देखिए मोदी को शर्म आनी चाहिए, मोदी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि मोदी की वजह से ये हुआ है। आप देश के प्रधानमंत्री का सीधा नाम ले रहे हैं और पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, आतंकवादी संगठनों का नाम नहीं ले रहे हैं। यह है पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की अपने बयान से मदद करना, पाकिस्तान की उस सरकार की मदद करना जो आतंकवादियों को पालती है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार की रणनीति ये बन चुकी है, सरकार ने कानून बना दिया है कि जो भी आतंकवादी घटना करेगा वो आतंकवादी, उसका मददगार, उसके पालने पोसने वाले हम सबको एक जैसा देखेंगे। तो सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद या जिन्होंने भी इस तरह के बयान दिए, चाहे वो नेहा सिंह राठौर थी, चाहे वो राकेश टिकैत था, ये सब देश के दुश्मन नहीं माने जाएंगे? क्या ये देशद्रोही नहीं माने जाएंगे? ये गद्दार नहीं माने जाएंगे? यही पूरे देश के सोशल मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा तो ये सत्यपाल मलिक बिलबिला गए और इन्होंने एक्स पर तुरंत एक पोस्ट लिखा। एक्स पर ये पोस्ट डालते हैं और ये डाल रहे हैं उस पर एक्स में कि मैं जो है, मुझे बहुत लोग सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं, अनाप शराब मेरे खिलाफ लिख रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम का बेटा हूं, मैं बागी हो सकता हूं लेकिन गद्दार होना मेरी फितरत में नहीं है। मेरे जीवन में झुकना नहीं सीखा है। सत्ता पक्ष से मेरे आज भी वही सवाल हैं। सत्यपाल मलिक पोस्ट लिख रहे हैं। अब इस पोस्ट में देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं किसान का बेटा हूं। यह किसान शब्द लगाकर वो व्यक्ति जिसका किसानी से कभी कोई मतलब नहीं रहा, ये जवानी के टाइम से इनकी हिस्ट्री अब आज आपको बताऊंगा, गद्दारी की हिस्ट्री इनके खून में है। आप देखिए, खून मेरा मतलब सत्यपाल मलिक के, इनको फैमिली को नहीं कह रहा हूं मैं ये आपको बताने जा रहा हूं आज इतिहास में कि सत्यपाल मलिक वो व्यक्ति है जिसने अपने गुरु चौधरी चरण सिंह, जो सारे किसानों के शीर्ष नेता, उनके लिए भगवान समान थे, इस सत्यपाल मलिक ने उनके साथ भी गद्दारी करी। तो ये कहता है कि मैं जो है बागी हूं। किसके खिलाफ बागी हुए तुमने तो गद्दारी करी चौधरी चरण सिंह के खिलाफ। तुमने गद्दारी हर उस पार्टी से करी जिस पार्टी में तुम गए और तुम्हें उस पार्टी ने मान सम्मान दिया। तो आपको कुछ बताना चाहता हूं सत्यपाल मलिक की हिस्ट्री, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो है आदमी किस तरह की गद्दारी करता है। सत्यपाल मलिक 70 के दशक में चौधरी चरण सिंह जी के साथ ये राजनीति में आए। उस समय मैं कह सकता हूं युवा थे। युवा राजनीति में आए तो क्या कर रहे थे? कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की नीतियों का विरोध और किसानों की बात करते थे। चौधरी चरण सिंह को लगा कि युवा है, पढ़ा लिखा है, चलिए अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह को इसने अपने स्वार्थ में छोड़ दिया। और आपको बता दूं, सन 1974 में भारतीय क्रांति दल ये एमएलए बन गए उससे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी चौधरी चरण सिंह को छोड़ दिया, उसके साथ गद्दारी करी, उनके साथ जो किसानों के भगवान है। आज भी भारत में जो भी किसान है वो चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को, उनके कामों को जो उन्होंने किए थे याद करता है। चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने गद्दारी करके कांग्रेस में शामिल हो गए।
क्योंकि इनको आगे बढ़ना था। 1984 में ये राज्यसभा में पहुंच गए, और 1984 अगर कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए कांग्रेस में उस समय, लेकिन वहां भी नहीं टिके, फिर ये जनता दल में शामिल हो गए क्योंकि इनको तो राष्ट्रपति बनना था। वीपी सिंह की सरकार में ये मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको वो बताने जा रहा हूं जो हर जाट को भी समझना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के बेटे, ये जो है यानी अपने गुरु चौधरी चरण सिंह, उनके बेटे अजीत चौधरी के खिलाफ ही ये बागपत से चुनाव लड़े। 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इन्होंने कौन सी सीट चुनी? वो सीट चुनी जो इनके गुरुजी का बेटा जहां से लड़ रहे थे। अब सोचिए ऐसे व्यक्ति का क्या एक विचार होगा और कैसा ये व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं 2014 में। ये चुनाव क्योंकि हार गए थे तो इसलिए बीजेपी में इनको मान सम्मान मिला। मोदी जी ने इनको बिहार का राज्यपाल बनाया, फिर जम्मू कश्मीर का बनाया, फिर गोवा का बनाया, फिर इन्हें मेघालय का बनाया। लेकिन जैसा मैंने कहा, इनको तो राष्ट्रपति बनना था और इसीलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए मुखालफत शुरू कर दी। क्योंकि जब यह मुद्दा इनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी एक जाट को उपराष्ट्रपति बनाने का विचार कर रही है, तो इनको लगा मैं तो जाट हूं तो मैं बन सकता हूं। और इनके जो कारनामे थे, जो इनका इतिहास है, उस इतिहास में लिखा था कि जो भी इनकी मदद करेगा ये उसके विरोध में आ जाएंगे। इनको साफ मना कर दिया गया कि देखिए आप ही पूरे भारत में जाट नहीं है, जाट इस देश में और भी हैं जो किसानों के बेटे भी हैं। तो आपने देखा कि जगदीप धनखड़ जी को उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो एक तरफ जगदीप धनखड़ हैं और एक तरफ सत्यपाल मलिक हैं। मैं सभी जाटों से और किसानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जगदीप धनखड़ से बेटर चॉइस ये सत्यपाल मलिक हो सकता था? सत्यपाल मलिक की बात अगर मैं करूं तो पुलवामा में इन्होंने बहुत मीडिया में बोला है कि सीआरपीएफ ने हेलीकॉप्टर मांगा था, इनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया। मैं होता तो मैं प्लेन दे देता उनको जाने आने के लिए, और वो इसलिए मरे क्योंकि सड़क मार्ग से जा रहे थे। इन्होंने ये भी बयान दिया था कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 15 दिन आतंकवादी लेकर उसको सड़कों पर घूमते रहे, किसी ने पकड़ा नहीं। तो सवाल यह है कि भाई आप जो है सवाल उठा रहे हो, आप सीआरपीएफ को हेलीकॉप्टर में घुमाने की बात कर रहे हो, एरोप्लेन में ले जाने की बात कर रहे हो। सीआरपीएफ जिसके ऊपर जम्मू और कश्मीर की जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वो सड़क पर चलना छोड़ देगी, अगर वो ट्रकों के बजाय हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में मूव करेगी, तो देश को और जम्मू कश्मीर को वो क्या मैसेज देंगे? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी बैठे हैं उनको क्या मैसेज जाएगा कि ये जनता की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए जो बल आया हुआ है, ये तो खुद ही डर रहा है। तो क्या कहना चाहते हो आप? दूसरा, इन्होंने ये कहा कि मोदी ने मुझे चुप रहने के लिए कहा है। मोदी का नाम लिया इन्होंने कि ये जो घटना थी इसके पीछे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसमें मुझे कहा गया कि तुम चुप रहो। फिर ये कहते थे धारा 370 हटाना, ये बहुत बड़ी गलती मोदी ने की है। ये इस तरह की बयानबाजी करते थे। अग्निपथ योजना को लेकर भी इनका बयान आया। इन्होंने अग्निपथ योजना का बहुत विरोध किया और इन्होंने कहा 3 साल के लिए कौन सेना में गोली खाने जाएगा। इन्होंने इस तरह की बात की, एमएसपी पर किसानों को भड़काने का काम किया। इन्होंने कहा इनको एमएसपी दे दो, वरना ये वो लोग हैं जो विदेश में जाके भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी की घटना को, इंदिरा गांधी की हत्या और बाकी उनके जो जज थे और डीजीपी थे उनकी हत्याओं को, इन्होंने सीधा सीधा केंद्र सरकार को धमकी दी बेअंत सिंह का नाम लेकर के। यह इशारा इन्होंने किया। दूसरा, इन्होंने एक बयान दिया था जब कोई कुतिया भी मरती है तो शोक संदेश जाता है, पर 700 किसान मर गए, पीएमओ से कोई शोक संदेश नहीं आया। ये मोदी पर सवाल उठा रहे थे। दूसरा, इन्होंने कहा किसानों को खाली मत भेजना, ये अगर ऐसा किया तो ये पूरी लड़ाई छेड़ देंगे। मोदी देश बेचने को तैयार है और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कह रहे हैं कि अडानी को ये जो है देना चाहते हैं कि अडानी आपकी फसल खरीदे कम दाम पर और ज्यादा दाम पर बेचे, इसलिए एमएसपी की गारंटी लागू नहीं हो रही है। यानी सत्यपाल मलिक ने पहले किसानों को भड़काने की कोशिश की, फिर पुलवामा पे पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद के करने वाले बयान दिए, वहां की सरकार को सपोर्ट करने के बयान दिए और सरकार को घेरा। इनके बयान को कोर्ट भी किया गया, लेकिन अब पहलगांव पर जो इन्होंने बयान दिए हैं
इसके बाद अब इन्होंने मोदी का जो नाम लिया है, अब यह तय हो गया कि ये आतंकवादियों के मददगार हैं। बयान से ही सही ये पाकिस्तान की सरकार के मददगार हैं, तो इनके खिलाफ भी कड़ी धाराओं में अब कार्रवाई होगी। और इसीलिए जब ये हवा लगी तो इन्होंने एक्स पर पोस्ट लिख दिया कि मैं तो जो है जी बागी हो सकता हूं, मैं गद्दार नहीं हो सकता। ये तो देश की जनता तय कर चुकी है। आपको अगर गद्दार कह रही है, अब सरकार को तय करना है और कानून को तय करना है कि वाकई में आपके जो बयान है, आपने जो किसानों को भड़काया, आपने उस समय दंगे की बात करी, आपने आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को सपोर्ट करने वाली बात करी, और आज आप पाकिस्तान की और आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं। ये गद्दार की परिभाषा में आती है कि नहीं? ये सेना अब इस पर एक्शन लेगी कि देश के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी इस दौरान की है कि जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। इतना तय है, जो भी होगा ऐसा होगा कि देश के अंदर बैठे हुए गद्दार भी अब कांपेंगे। तो सत्यपाल मलिक कांप रहा है और इसलिए बयान देकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, जबकि जैसा मैंने बताया कि इनका तो इतिहास है कि जिसने भी इनको पाला पोसा और सपोर्ट किया उसी को इन्होंने डसा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। हर जाट के मोबाइल तक तो पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चले कि ये कैसा आदमी है कि जिसने अपने ही गुरु को डस लिया। वंदे मातरम।